हेलो एवरीवन। यूपीट्रिपल एसओ के तैयारी के क्रम में आज हम कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में उसे कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। जिसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है 3 चीज़ें मुख्य, मीन, मीडियन, मोड। और मीन मीडियन मोड में भी मीन के जो 3 प्रकार हैं जो सबसे प्रॉपर हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जिसको हिंदी में कहेंगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और उसके बाद में माध्यिका और बहुलक। इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे और किस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। कई सारे भैया बहनों की ये भी शिकायत रहती है कि आप पूरा पढ़ाते तो हैं, पूरा डिटेल पढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं, तो वो भी ऐड किया कीजिए। तो आज हमने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जो आपको हेल्प कर पाएँ वो भी हमने ऐड करने की कोशिश की है। होप सो कि थोड़ा और ज़्यादा हेल्पफुल ये बन पाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी का कि ज़्यादातर लोग तो इन्हीं 3 या 4 जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं इसी को सांख्यिकी मान लेते हैं वो। तो ये कहने का मतलब जो आपका 30 नंबर का टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस एसओ वाले पेपर में आएगा, उसमें से मिनिमम मेरा मतलब अगेन रीइटरेटिंग माय वर्ड कि मिनिमम 3 नंबर का सवाल इसी टॉपिक से आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरे आपके सिलेबस में जितने 12 टॉपिक दिए हुए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कहा जाए तो ये चौथा नंबर टॉपिक उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित सवाल हर हाल में आएंगे और कम से कम 3 सवाल आएंगे, मतलब 30 में से 3 सवाल, 10%। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग ये वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और आपको अच्छा लगता है, कुछ हद तक मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ऐसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। पीडीएफ के लिए कुछ हम सिस्टम सोच रहे हैं, तब तक बिना पीडीएफ के ही पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम के 10 दिन के पहले हर हाल में आपको पीडीएफ रिवाइज करने के लिए उपलब्ध करा देंगे हम, तब तक पढ़ते रहिए। तो टॉपिक 4 है, नाम है इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सबसे पहले ये सीख लीजिए कि ये होता क्या है। जैसा मेरा स्वभाव है, पहले टॉपिक के बारे में ज़रूर आप जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वो सब तो आएगा तो आप जानते ही रहेंगे। सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए। इन स्टेट्स ये सेंट्रल, हाँ ये भी बताना भूल गया था कि ये बायोलिंगुअल वीडियो है, इसमें हिंदी लिखा रहेगा, इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा रहेगा और मैं हिंदी में समझाता चलूँगा। तो आप देखते चले, दोनों के लिए, दोनों लोगों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले भैया बहन हो या इंग्लिश मीडियम वाले, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये। इन स्टेटिस्टिक्स ये सेंट्रल टेंडेंसी आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सेंट्रल आर टिपिकल वैल्यू फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मीन, मीडियन और मोड यही 3 है जो सबसे मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यूज टू स्टडी द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन सेट ऑफ डेटा। तो कोई सेट ऑफ डेटा है, मीन, मीडियन, मोड, उसका निकाल के उसके अलग अलग तरह के गुणधर्म विशेषताओं को हम जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन कौन से गुण कि जो डेटा सेट हमारे पास है ये कितना बिखरा हुआ है, या कितना किसी पॉइंट विशेष के राउंड एंड राउंड घूम रहा है, या कितना किसी पॉइंट विशेष के आसपास क्लस्टर बना रहा है। ये सारी चीज़ें हम ये मीन, मीडियन, मोड यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से पता कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने का। आगे का इसका जो टॉपिक है 5वां नंबर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसका जस्ट उल्टा है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये होता है कि किसी पॉइंट विशेष के आसपास कितना क्लस्टरिंग है पॉइंट्स का, डेटा पॉइंट्स का कितना उसके आसपास वो इकट्ठा हुए हैं। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ये होगा कि वो जो डेटा आपने उठाया है वो सेट कितना बिखरा हुआ है, कितना स्प्रेड है। तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सांख्यिकी के। तो आज ये पढ़ लीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी 2-3 दिन में जब भी आपको वो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा देंगे आपको। तो ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है हमने बता दिया। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब ए सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द डेटा सेट एज ए सिंगल वैल्यू। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या डिस्क्राइब करता है, ये सेट ऑफ डेटा, एक डेटा का सेट जो आइडेंटिफाई करता है एक सेंट्रल पोजीशन कि उस डेटा सेट में कौन सी वो पोजीशन है जिसके राउंड एंड राउंड क्लस्टरिंग बना रहा है बाकी सारा डेटा सेट, या उस सेंट्रल पॉइंट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो बाकी जितने डेटा पॉइंट उस डेटा सेट के अंदर हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम डिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ बताता हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आगे है, वी कैन थिंक ऑफ इट एज ए टेंडेंसी ऑफ डेटा टू क्लस्टर अराउंड ए मिडल वैल्यू। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब अगर मोटा मोटा समझना चाहें कि बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाना हो, सिंपली समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि इसमें ये हम डिड्यूस करते हैं, ये निकालते हैं कि किसी डेटा सेट के किसी सेंटर वैल्यू के आसपास किस तरह से बाकी डेटा पॉइंट उससे किस तरह से संबंधित हैं, किस तरह से क्लस्टरिंग बना रहे हैं, या जो मिडिल पॉइंट है उस डेटा सेट का
या मध्य बिंदु है, जो भी आप उसके कह लीजिए, बाकी डेटा सेट उससे किस तरह से संबंधित है, यही चीज़ हम ज्ञात कर रहे होते हैं किसमें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। चलिए, इन स्टेटिस्टिक्स द 3 मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर मीन, मीडियन एंड मोड। स्टेट्स में 3 जो सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात करने के लिए जो सबसे मुख्य राशियां हैं, जिसको कह लीजिए क्वांटिटीज हैं, वो है मीन, मीडियन और मोड। चूजिंग द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा वी हैव। तो अगर हमें ये चीज़ चूज करना है कि अलग अलग, जैसे हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है, तो किसी के लिए अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चुन रहे हैं हम, तो किसी के लिए मीन ज़्यादा उपयोगी होता है कि वो बाकी डेटा के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। किसी के लिए मीडियन ज़्यादा प्रॉपर होता है या यूज़फुल होता है, किसी के लिए मोड ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आज ये बना रहे हैं, इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें ये बताएंगे कि अलग अलग डेटा सेट के लिए कैसे कौन सा ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए, तो सेम चीज़ है, वो मतलब ये चीज़ जो है वो डेटा सेट पे निर्भर करती है कि कौन से डेटा सेट के लिए माध्यिका ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, कौन से डेटा सेट के लिए माध्य और कौन से डेटा सेट के लिए बहुलक। तो वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले भैया बहन इसको पढ़ लेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट है हम बल्कि माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं जिनका उपयोग डेटा के दिए गए सेट की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप डेटा सेट में एकल मान के रूप में केंद्रीय स्थिति की पहचान करके डेटा के एक सेट का वर्णन करता है। हम इसे एक मध्यम मूल्य के आसपास डेटा की प्रवृत्ति के रूप में सोच सकते हैं। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो दिए गए डेटा सेट में जो मध्यम वैल्यू है उसी का माप जो करना होता है वो, या उसी गए डेटा सेट का मध्यम वैल्यू का माप जो है वही होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हम इसे एक मध्यम मूल्य के आसपास डेटा की प्रवृत्ति के रूप में सोच सकते हैं। आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्तियों के 3 सबसे समान उपाय माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप चुनना हमारे पास मौजूद डेटा के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का डेटा है, ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, या कौन से पॉइंट ज़्यादा बार बार आ रहे हैं, या डेटा के बीच में वेरिएशन कितना है। तो वो अलग अलग जिस तरह के डेटा सेट होते हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा होते हैं। हमने आपको प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रा डेटा, ग्रुप, अनग्रुप ये सब पढ़ाया है पहले के लेक्चर्स में। भी आपने ना पढ़ा हो तो जाके वो लेक्चर सारे देख लीजिए, वो समान रूप से आपके लिए उपयोगी है, अच्छा लगेगा आपको, मैंने समझाने की उसमें कोशिश भी की है। चलिए, तो उस डेटा सेट पे निर्भर करता है, ये बात बता रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म। तो आइए हम इन सब चीज़ों का मतलब समझते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी आपको बताएंगे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑफन कॉल्ड एवरेजेज। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मोटे मोटे शब्दों में, लेमैन की भाषा में एवरेज के रूप में जान सकते हैं कि कोई दिया गया डेटा सेट है तो उसका मध्य बिंदु, मूल बिंदु या ऐसा बिंदु ज्ञात कर लें कि जिससे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जितने डेटा पॉइंट्स हैं उनका एक कवरेज ज्ञात किया जा सके, कि एक आइडिया लगाया जा सके। ये समझ गया आप। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें वही सेम चीज़ दी गई है, अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड मोड है। ये मिडिल टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर आइदर ये फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सच एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिडिल टर्म जो है वो जो फाइनाइट सेट के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, या कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए ज्ञात कर सकते हैं। वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें इन्फिनाइट पॉइंट हो गया, या फाइनाइट सेट के लिए भी ये चीज़ ज्ञात की जा सकती है। और सामान्य रूप से इसमें लिखा हुआ कि द टेंडेंसी ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा टू क्लस्टर अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू, ये जो होता है यही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, कि कुछ केंद्रीय मूल्य के आसपास मात्रात्मक डेटा की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग करते हैं। कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें हैं ये तीनों ये दर्शाते हैं कि बाकी जो डेटा पॉइंट हैं उसके आसपास किस तरह से क्लस्टरिंग बना रहे हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टिपिकली कंट्रास्टेड विद इट्स डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति आमतौर पर इसके फैलाव या परिवर्तनशीलता के विपरीत होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब ये होगा कि कितना इकट्ठा हो रहा है डेटा सेट उसके अराउंड एंड राउंड, और फैलाव का मतलब होगा कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना दूर दूर है डेटा सेट। तो ये दोनों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं, और दोनों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके स्टेट्स में। अब ये सब सारा हो गया, जिसको डिटेल में देखना हो तो ये मैंने लिख सारा दिया है, आप थोड़ा सा पाज करके देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंट्रल टेंडेंसीज में 3 ध्यान रखना है, कौन कौन से मुख्य हैं। एक मीन है जिसको माध्य कहते हैं हिंदी में, मीडियन माध्यिका कहते हैं इसे हिंदी में, मोड को कहते हैं हिंदी में बहुलक। अब मीन या एवरेज ऑफ ये डेटा सेट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल नंबर्स इन द डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट। जो मीन का आप अब तक आपने कंसेप्ट पढ़ा है सबसे सिंपल, कि जो माध्य होता है जिसको समांतर माध्य से आप कहते हैं। माध्य वैसे 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, लेकिन सबसे पॉपुलर जो हम यूज करते आए हैं
कुछ विशेष ही केसों में गुणोत्तर और हरात्मक का यूज होता है, नहीं तो ज़्यादातर समांतर माध्यिका। तो फार्मूला हम बचपन से कक्षा 5 से कक्षा 6 से यह पढ़ते आए हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर एवरेज, मतलब जिसको कहते हैं औसत या समांतर माध्य। तो मीन का आइडिया तो इससे आप लगा लेते हैं। मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन योर डेटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो जब कोई डेटा सेट हमारे पास है तो अगर उसका मीडियन ज्ञात करना है तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसे सजा दीजिए, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। ये आप पे हुआ है कि चाहे आरोही क्रम में लगाइए चाहे अवरोही क्रम में लगाइए, और उस डेटा सेट का जो मिडिल वैल्यू है, बीचों बीच वाला वैल्यू है, जहाँ से आधे इधर है लेफ्ट साइड में आधे राइट साइड में, तो मिडिल वाले वैल्यू को कह देते हैं माध्यिका, मीडियन। ऐसे त्रिभुज की माध्यिका अगर आपने पढ़ा हो कि किसी शीर्ष से आगे चल के और सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला देती है, तो ये काम इसमें भी होता है कि मध्य बिंदु पे पहुंचेगी तो आधा इधर आधा उधर, और मध्य बिंदु पे पहुंच गई तो वही ये जो माध्यिका है किसकी, स्टेट्स वाली माध्यिका, ये भी सेम काम करती है, ये मीडियन भी। कि कोई दिया गया डेटा सेट है तो उसके बीचों बीच का पॉइंट होता है, वो मध्य बिंदु वाला पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, जिसके लेफ्ट में उतने ही पॉइंट रहेंगे और राइट में उतने ही पॉइंट रहेंगे। और मोड क्या होता है? मोड के बारे में आप जानते हैं। मोड इज द नंबर दैट अगर्स मोस्ट ऑफन इन योर डेटा सेट। कोई दिया गया डेटा सेट है तो वो नंबर जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है उसे कहते हैं मोड। आगे आप भी मोड पढ़ेंगे तो उस मोड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि मोड भी 3 तरह के होते हैं, और ग्रुप डेटा सेट के लिए अलग मोड होता है और अनग्रुप के लिए अलग होता है। पर ध्यान रहे कि चूँकि यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, अब पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत पढ़ा दूँ, 3 घंटे का लेक्चर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बन जाएगा, परंतु वैसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे इसमें, चूँकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर लिखना नहीं है। तो ग्रुप डेटा के लिए या क्लास इंटरवल वाला डेटा जिसके लिए आप निकालते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ऐसे सवाल आने की संभावना कम है। ज़्यादातर आप अनग्रुप के लिए या सिंपल ही क्वेश्चन आने हैं। तो उस लिहाज से ये जो मेरा लेक्चर है आपके लिए मोर देन इनफ होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, इसे फॉलो करते चले जाइए। अब पहुँचते हैं हम मीन के पास कि मीन क्या है। अभी तो हमने छोटा सा आइडिया दिया था ना इसमें कि हाँ मीन और मोड और मीडियन इकट्ठे आपने जान लिया। अब मीन के पास पहुँचते हैं कि मीन क्या है। माध्य तो द सम ऑफ ऑल मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा सेट, इसी को कहते हैं मीन। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इसे कहते हैं मतलब समांतर माध्य से कहते हैं। बाकी अभी गुणोत्तर माध्य अलग है, हरात्मक माध्य अलग है, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी जो सबसे कॉमनली यूज मीन है वो है समांतर माध्य या औसत। तो उसका फार्मूला है मीन को, इसी से हम जानते हैं। आगे आ गया मीडियन। माध्यिका किसे कहते हैं? द मिडिल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट दैट सेपरेट द हायर हाफ फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द डेटा सेट। तो किसी भी दिए गए डेटा सेट का जो एकदम बीचों बीच का मिडिल पॉइंट या मिडिल वैल्यू, जो कि डेटा सेट को एक लोअर हाफ एक हायर हाफ में डिवाइड कर दे, कि दोनों तरफ बराबर बराबर पॉइंट हैं, तो उसी मिडिल पॉइंट को कहते हैं मीडियन माध्यिका। The median and the mode are only measures of central tendency that can be used for ordinal data in which values are ranked relative to each other but are not measured absolutely। तो ये कह रहे हैं कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये जो मीडियन यानी माध्यिका है और जो बहुलक है, ये दो ऐसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे हैं जिनका उपयोग क्रमिक डेटा के लिए किया जा सकता है। मतलब डेटा को एक क्रम में ऑर्डर पेयर में सजा दीजिए और फिर आपको अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, मिडिल पॉइंट आप निकाल लीजिए, जिससे मूल्यों को एक दूसरे के सापेक्ष रैंक किया जाता है लेकिन पूरी तरह से मापा नहीं जाता है। तो अब दिया गया डेटा सेट है, उसमें मीडियन आपको निकालना है माध्यिका, तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए और मिडिल वाला पॉइंट आप निकाल लीजिए। तो उसमें आपने मापा कुछ थोड़ी, आपने तो बस रैंक दे दिया अलग अलग नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे निकाल लिया। सेम चीज़ बहुलक के लिए होता है, उसे भी अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगा दें तो बहुलक को भी निकालना बड़ा आसान हो जाता है। अब फिर अगर आ जाइए बहुलक के पास में, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई हो डेटा सेट के अंदर, उसे कहेंगे बहुलक। दिस द ओनली सेंट्रल टेंडेंसी मेजर दैट कैन बी यूज्ड विद नॉमिनल डेटा व्हिच है प्योरली क्वालिटेटिव कैटेगरी असाइनमेंट। डेटा सेट में सबसे ज़्यादा लगातार आने वाला मान यह एकमात्र केंद्रीय प्रवृत्ति है जिसका उपयोग नाम मात्र डेटा के साथ किया जा सकता है, जिसमें विशुद्ध रूप से गुणात्मक श्रेणी असाइनमेंट होता है। अब मीन के पास आ जाते हैं। अब ये पहले तो अब हमने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया तीनों चीज़ों का कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। अब इन चीज़ों को डिटेल में हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। आप जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर खोलेंगे, मतलब टॉपिक में जाएंगे, मेन सिलेबस जो दिया हुआ है यूपीटीबीएल सीएचओ का, तो उसमें आपके सिलेबस में इतना ही है, मीन, मीडियन, मोड, और फिर मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, मतलब गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य। तो अब हरात्मक माध्य, इसमें माध्य 3 तरह के होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं।
तो 3 मेन टाइप्स हैं माध्य के जो हैं, यानी मीन के जो हैं। वो पहला है अर्थमेटिक मीन, जिसे कहते हैं समांतर माध्य। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, इसे आप जानते हैं। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल टर्म बटे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मोस्ट पॉपुलर फार्मूला, हम कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। अगला आ गया ज्योमेट्रिक मीन, जिसको कहते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है, बस किसी विशेष परिस्थितियों में यूज किया जाता है, निकाला जाता है इसको। और इस फार्मूला इसे जान लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। द nth या nth कह सकते हैं इसको, द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज वेयर देयर आर n वैल्यूज। कि जैसे मान लीजिए n वैल्यूज दिए हुए हैं, x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक। तो अगर उसका गुणोत्तर माध्य हमको निकालना है तो जितने वैल्यूज दिए हुए, जितने नंबर ऑफ टर्म, उसका nth रूट निकाल लीजिए। जैसे 4 टर्म है तो 4th रूट उसका, उसे प्रोडक्ट करके। पाँच अगर टर्म है और उनका गुणोत्तर माध्य निकालना है तो पाँचों को आपस में गुणा कर दीजिए और उसका 5th रूट निकाल लीजिए। 2 टर्म है और उनका गुणोत्तर माध्य निकालना है तो दोनों को आपस में, दोनों टर्मों को गुणा कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 3 टर्म है तो तीनों को आपस में गुणा कीजिए, उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं गुणोत्तर माध्य। तो जैसे किसी का 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट निकालना है तो उसे इतना हैंडी कैलकुलेशन होता नहीं है कि आप दिमाग में कैलकुलेट कर पाएँ, तो उसके लिए हम लघुगणक का यूज़ करते हैं, लॉगरिथम का। और अगर उसके फार्मूलाज आपको कुछ आते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा, फार्मूला से रिलेटेड आएगा, या कैलकुलेशन आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। दो टर्म दे दिए, यानी 2 पद दे दिए और उसका जीपी निकालना है तो आप स्क्वायर रूट तो किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। क्यूब रूट के केस में निकल सकता है, 4th रूट, 5th रूट, ये सब जब निकालना पड़ता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है। आइडिया अल्दो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालना कंपेरेटिवली कठिन होता है, तो वहाँ पर फिर लॉगरिथम का यूज होता है। तो द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज वेयर देयर आर n वैल्यूज, दिस मेजर इज वैलिड ओनली फॉर डेटा दैट आर मेजर्ड एब्सोल्युटली ऑन ए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव स्केल। तो गुणोत्तर माध्य जो है वो उन्हीं वैल्यूज़ के लिए वैलिड है जो पॉजिटिव स्केल पे, यानी पॉजिटिव नंबर है। चूँकि nth रूट आपको यहाँ निकालना है तो नेगेटिव नंबर कोई है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, या नेगेटिव नंबर है उसका 1/4 रूट नहीं निकलेगा। तो ऐसे ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यूज अगर सारे डेटा सेट के अंदर दिए गए हैं तभी इसका कंसेप्ट आता है गुणोत्तर माध्य का। अदरवाइज अगर उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका गुणोत्तर माध्य नहीं निकलेगा, आप ध्यान रखेंगे। और सेम चीज़ लागू होती है हरात्मक माध्य के लिए भी, तो याद रखेंगे। उसमें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा माध्य का ये प्रकार है या मीन का ये प्रकार है जिसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो वो नहीं निकाला जा सकता, वो नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो वो है गुणोत्तर माध्य। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और हरात्मक माध्य के लिए भी सेम है, लेकिन चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, जो अगर अर्थमेटिक मीन है यानी समांतर माध्य हो, सबके लिए निकल सकता है। क्योंकि उसमें जोड़ते हैं तो जोड़ना, अब उसमें कोई रूट वूट लेना नहीं होता है, तो चाहे नेगेटिव नंबर जोड़ो चाहे पॉजिटिव नंबर जोड़ो, जोड़ना तो कितना आसान काम है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं। पर इसमें आती है, इसका फार्मूला जब देखेंगे अभी ज्योमेट्रिक मीन का, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। फिर अगली चीज़ है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है जी? हार्मोनिक मीन को हिंदी में कहते हैं हरात्मक माध्य। ये रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन के। मतलब अगर कोई ए बी मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 1/a 1/b जो होंगे वो ज्योमेट्रिक वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इसका जो है 36 का आंकड़ा होता है, मतलब एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है ये अर्थमेटिक मीन के, समांतर माध्य के। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ डेटा वैल्यूज। तो दिए गए अगर डेटा वैल्यूज मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये हो गए एपी में हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गए। तो इनका समांतर माध्य अगर हमें निकालना हुआ तो a + b + c बटे 3 टर्म है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन इनका हरात्मक माध्य अगर आपको निकालना हुआ a b c का, तो पहले इन तीनों नंबरों का क्या निकालिए? पहले इन तीनों नंबरों का आपको निकालना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो a का 1/a, b का 1/b और c का 1/c। तो रेसिप्रोकल आपने निकाल लिया। अब उसके बाद इसका हरात्मक माध्य जब निकालेंगे तो इसमें उसका जस्ट उल्टा होता है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में पहले होता है कुल पदों का योग, तो इसमें होगा कुल बटे कुल पदों की संख्या। किस में होता है? ये समांतर माध्य में। गुणोत्तर में होगा, इसमें हरात्मक में होगा कुल पदों की संख्या बटे पदों का जो रेसिप्रोकल आपने निकाला है उसका योग, तो ये निकलेगा। तो ए बी सी अगर 3 नंबर्स हैं तो इनका अगर समांतर माध्य निकालना हुआ तो a + b + c बटे 3। इनका गुणोत्तर माध्य अगर निकालना हुआ तो a b c तीनों का प्रोडक्ट और का पावर 1/3। अगर इनका हरात्मक माध्य हमको निकालना हुआ तो हरात्मक माध्य इन तीनों का हो जाएगा 3/1/a + 1/b + 1/c। अब ये चित्रों के माध्यम से इस चीज़ को आपको दिखाते हैं तो आपको थोड़ा ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी, ये देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में
आ जाइए यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें 3 कौन कौन से, मीन है, मीडियन है, मोड है। तो मीन के पास पहुँचते हैं, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य या अंगणितीय माध्य जिसको कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य, और हार्मोनिक मीन का मतलब हो गया ऋणात्मक माध्य। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन को अच्छे से देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये फार्मूला होता है किसका, समांतर माध्य का। ये फार्मूला हो गया समांतर माध्य का। और उसके बाद में जो है, अगर 2 टर्म है, मान लीजिए यहाँ देखिए 2 टर्म है अगर ए और बी, तो इन दोनों का एम मतलब अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य ए बी का a+b/2 हो जाएगा। अगर एन टर्म है, फॉर एन टर्म्स x1 x2 xn तक, तो इनका अगर समांतर माध्य में निकालना हुआ तो क्या होगा, ये x1 + x2 + x3 + xn बटे n, मतलब कुल पदों का योग x1 x2 x3 सबको जोड़ लीजिए, और कितने पद हैं टोटल, xn तक है 1 से लेके, तो n टर्म हो गया, तो x1 + x2 + xn बटे n। तो n टर्म के लिए ये वाला हो जाएगा, और 2 टर्म अगर a और b ही हैं इसमें क्या कहते हैं AP में, तो उनका अगर समांतर माध्य हमको निकालना हुआ तो a+b/2। तो होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब गुणोत्तर माध्य के पास पहुँचते हैं। तो ये मीन में AM GM HM है, गुणोत्तर माध्य के पास आ जाइए। तो गुणोत्तर माध्य में फॉर 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर अगर A और B हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य होगा A और B का स्क्वायर रूट। जैसे मैंने बताया था कि n नंबर अगर हैं मान लीजिए, और उनका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो उन पूरे n नंबर्स को गुणा कर दीजिए कि x1 x2 x3 xn तक सबको गुणा कर दीजिए, और उसका nth रूट ले लीजिए। मतलब जितने नंबर हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका वही रूट लिया जाता है। तो ये देख लीजिए, n टर्म्स अगर हैं x1 x2 x3 xn तक, तो GM का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य, x1 x2 xn का ये हो गया x1 × x2 × x3 ... xn, ये सब गुणा है आपस में, और इनका पावर 1/n। अगर 2 टर्म हैं तो दोनों को आपस में गुणा करके उनका पावर 1/2 ले लीजिए। 3 टर्म है, तीनों को आपस में गुणा करके पावर 1/3 ले लीजिए। होप सो आप ये समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे 2 नंबर है 4 और 9, इनका गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है। इनका समांतर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, 4 को 9 में जोड़ेंगे, 9 4 13, और बटे 2 कर देंगे। 2 टर्म है तो 13/2, 13/2 क्या होता है, 6.5 होता है, 6.5। पर इनका अगर GM निकालना है गुणोत्तर माध्य, तो इनका गुणोत्तर माध्य निकालना है तो 4 और 9 को गुणा करेंगे, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 36, और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। चूँकि 2 टर्म है तो स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो रूट 36 का हो जाएगा 6। अगर 3 टर्म का GM निकालना हो, 3 टर्म है, मान लीजिए 2 है 7 है और 9 है, ये 3 टर्म है, इनका GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 2 को 7 से गुणा कीजिए और 9 से फिर गुणा कीजिए, तो 7 × 2 14, फिर मल्टीप्लाई में 9 126 हो गया, 126, और यहाँ कितने टर्म है, 2 7 9, तो 3 टर्म हो गए, तो इसका कितना रूट लिया जाएगा, इसका क्यूब रूट लिया जाएगा 1/3, तो 126 का 1/3 हो गया। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे जो भी आए, 5 से थोड़ा से ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, यहाँ 126 है, तो 5 से बहुत थोड़ा मामले ज़्यादा आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास ही आएगा। समझ गए बात आप। अब ऐसे फिर हरात्मक माध्य के पास आ जाइए, जिसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन के पास आप आ जाइए यहाँ पर, और इज हार्मोनिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन अभी आपका मिलेगा, उसका भी फार्मूला मैंने लिखा है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझ पाना। ओके, शायद इसमें ऐड नहीं हुआ। हार्मोनिक मीन के लिए फिर यही वाला हो जाएगा फार्मूला, जो आप ध्यान रख लीजिए। अगर हमको हार्मोनिक मीन यहाँ पे निकालना हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जैसे, अच्छा कंपैरिजन के लिए भी ये चीज़ याद रख लीजिए, पूछा जाता है कि फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो उनके लिए AM मतलब अर्थमेटिक मीन ये हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है GM के, और GM हमेशा बड़ा या बराबर होता है HM के। तो ये सीरीज बन गई AM > GM और > HM। ये ध्यान रखेंगे, ये वाला रिलेशन ये बहुत ही उपयोगी है। AM मतलब अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के, और गुणोत्तर माध्य बड़ा या बराबर होता है ऋणात्मक माध्य के, कितने भी नंबर ऑफ टर्म हो उसके लिए ये रिलेशन ट्रू होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अब ये देख लीजिए, अगर तीन नंबर आप, मैं एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 3 टर्म है, x1 x2 x3 है, 3 5 7, 3 नंबर ले लिया मैंने, x1 3 x2 5 और x3 7, तो तीनों निकाल के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका पहले AM मतलब अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। तो अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 3 + 5 + 7, तो 7 3 10 और 5 3 8 और 7 15/3, ये हो गया 5। GM इसका निकाल दीजिए, 3 5 7 का GM, तो 3 5 7 को गुणा कीजिए। GM के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं और फिर उसका उतने रूट ले लेते हैं जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो 3 × 5 × 7,
तो ये हो गया 105 और इसका कितने टर्म है, 1 2 3 3 टर्म है तो 1/3 इसका पावर ले लीजिए। तो 105 का 1/3 पावर लेंगे तो ये 4.71 आएगा। इसको काउंट कर लेंगे आप कैलकुलेटर का यूज़ करके। आप देख ले एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट ये चीज़ें फाइंड करने को नहीं आएंगी। आपसे अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू अगर निकालने कहे तो अब बड़ा आसान है। 4 का क्यूब लीजिए 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया। तो 4 और 5 के बीच में 105 पड़ता है, मतलब 64 और 125 के बीच में 105 पड़ता है, तो मतलब वो 4 से ज़्यादा होगा। इसकी वैल्यू 105 का पावर 1/3 की हो 5 से कम होगी। तो यही ऐसे जब आप काउंट करेंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 4.71 के आसपास आती है। ऐसे अब इसका हरात्मक माध्य अगर निकालना हुआ तो हरात्मक माध्य के लिए क्या करेंगे, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म हो गए। तो हरात्मक माध्य में सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं ऊपर, तो नंबर ऑफ टर्म लिख दिया और फिर जितने टर्म है उसका रेसिप्रोकल लीजिए। तो 3 का 1/3, 5 का 1/5, 7 का 1/7। और ये रेसिप्रोकल जो आपने लिए है ना, ये नंबर ऑफ टर्म के नीचे बटा लगाइए और तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 3/1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 इसे काउंट करेंगे तो पूरा आ जाएगा आपका 4.43। तो हरात्मक माध्य निकालने का फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। हरात्मक माध्य निकालने का फार्मूला होता है, अगर n टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले ऊपर होगा n बटे वो n टर्म्स का नाम अगर है xn, x2, x1, x2, x3, xn करके, तो ऐसे नीचे बटे लगा के 1/x1, 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डट डट प्लस 1/xn ऐसे होता है। तो हरात्मक माध्य अगर किसी नंबर ऑफ टर्म्स का निकालना है, मान लीजिए 3 टर्म है a b c, 3 टर्म है, तो पहले तीनों का रेसिप्रोकल निकालिए। a का हो गया 1/a, b का 1/b, c का 1/c। तो ये निकालिए। अब इन तीनों रेसिप्रोकल को जोड़ लीजिए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब ये जोड़ आपके पास हो गया। फिर अब हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन आपको निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स हो गए a b c, 3 टर्म है तो 3 बटे और फिर आपने जो जोड़ा था 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों भाग दे दीजिए उससे, तो वही जो निकलेगा आपका हरात्मक माध्य हो जाएगा। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन। अब अभी तक हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा कि अर्थमेटिक मीन हमने निकाला। तो अगर अर्थमेटिक मीन में जो टर्म नंबर ऑफ टर्म है ना, वो तो सिंपल है एकदम, कि अगर रा डेटा के फॉर्म में हमको निकालना है तो बड़ा आसान है। उसको जोड़ लीजिए, कुल पदों का 1/, कुल पदों का संख्या। तो टाइप 1 है इसका, व्हेन द डेटा इज इन रा फॉर्म, कि ऐसे डाटा x1, x2, x3 ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है। और तब हमें अर्थमेटिक मीन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, am x1, x2, x3, xn ऐसे निकालना है। तो इन सारे टर्म को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn ऐसे सारा जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद में जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे भाग कर दिया, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया समांतर माध्य। पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ग्रुप डेटा दिया होता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को दिया होता है, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा अलग लगता है। वो कैसे लगता है ये देख लीजिए। ऐसे कि अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए निकालना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसका। तो जैसे ये मान लीजिए कि ये डेटा पॉइंट है xi, इधर fi उसकी बारंबारता है मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई डेटा पॉइंट है 10, वो 3 बार आया है, 15 10 बार आया है, 20 4 बार आया है, 25 8 बार आया है, 35 6 बार आया है। तो यहाँ इसको नाम दे देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है। इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। तो xi है, xi इसको नाम दे देंगे, xi मतलब डेटा पॉइंट्स। तो इधर fi मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी कि वो डेटा पॉइंट कितने बार आया है। तो कोई डेटा सेट बहुत बड़ा सा दिया हुआ है जिसमें 10 3 बार आया है, 15 10 बार आया है, 20 4 बार आया है, 25 8 बार आया है, 35 6 बार आया है। तो फिर इसका हमको निकालना है समांतर माध्य। तो क्या करेंगे, xi हो गया, fi हो गया, तो इन दोनों को xi और fi को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × 3 15 × 10 15 × 10 20 × 4 25 × 8 35 × 6। तो xi fi निकाल देंगे। फिर ये बारंबारता जो है पूरा ना, इसको सिग्मा fi करके जोड़ लेंगे। सिग्मा मतलब सम होता है, जोड़। तो जितनी बारंबारता है इसको पूरा जोड़ लेंगे। उसके बाद में xi fi जो हमने निकाला इसको गुणा करके आपस में जोड़ लेंगे। और फिर ये वाला जो समांतर माध्य हो जाएगा, इसे लिखेंगे x बार से सिग्मा xi fi बटे सिग्मा xi। तो 670 आया था ये सिग्मा xi fi, और फिर सिग्मा fi आया था 31। इसे आपस में भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 21.61। और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ किसी डेटा सेट का, तो उसका समांतर माध्य निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। समझ गए आप इस बात को। अब ये डेटा सेट जो दिया हुआ है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, आगे चल के मोड वाला भी ऐसा सवाल आएगा। तो इसमें अगर मोड निकालना हुआ तो इसका मोड क्या होगा जी। तो 10 आया है 3 बार, डेटा सेट कोई दिया हुआ है तो उसमें 10 आया है 3 बार, 15 आया है 10 बार, 20 आया है 4 बार, 25 आया है 8 बार और 35 आया है 6 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो आपको देख के लग रहा है 15 10 बार आया है। 10 से ज़्यादा कोई, 10 बार से ज़्यादा कोई नहीं आया। तो इसका मोड अगर निकालने को कहा जाए तो इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा 15। डेटा पॉइंट 15 जो है वो 10 बार आया है, तो इसका मोड हो जाएगा इस डेटा सेट का 15। समझ गए आप इस बात को। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डेटा सेट में, तो उसका अगर समांतर माध्य हमको निकालना हुआ तो समांतर माध्य को लिखते हैं x बार से। तो x बार इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस xn fn बटे n। तो f1 यहाँ क्या है कि x1 जो डेटा सेट है वो कितनी बार आया है,
तो उसको मल्टीप्लाई करना है F1 से। F1 उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब X1 जो डेटा सेट है वो F1 बार आया है, तो उसको आपस में गुणा किया। ऐसे X2 डेटा सेट F2 बार आया है, ऐसे डॉट 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 का Xn डेटा सेट Fn बार आया है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके इसको सबको जोड़ देंगे और फिर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो जितने हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 पर डॉट डॉट Fn तक, इसको आपस में जोड़ देंगे। तो उसकी वैल्यू n यहाँ हमने माना है, तो X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस Xn Fn बटे n इक्वल टू सिग्मा F हो गया। इसमें सारे बराबरताओं को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल दिया हुआ है तो उसका समांतर मान निकालना है, तो इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया आपको, होप सो। अब तीसरा इसमें एक और तरीका है, तीसरा वाला, कि अगर उस तरह का डेटा सेट हमारे पास दिया हो तो हम क्या करेंगे। जैसे ये दिया हुआ क्लास इंटरवल अगर हमारे पास दिया हुआ डेटा सेट का, ध्यान दें ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चूँकि ये बड़ा सवाल हो जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है तो क्लास इंटरवल वाले सवाल शायद ही पूछें। लेकिन इसके लिए भी आप बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे अगर डेटा सेट जो दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल में दिया हुआ है कि इतने से इतने इंटरवल के बीच इतना है फ्रीक्वेंसी, इतने से इतने के बीच इतना है, तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। जैसे 0 से 10 के बीच में यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है और नंबर ऑफ डेज दे अटेंड स्कूल, ये कुछ बच्चों की संख्या दी गई है जो एक स्कूल में जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो 0 से 10 जो बच्चे हैं वो हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं। 10 से 20 के बीच बच्चे जो हैं वो 6 दिन जाते हैं। 20 से 30 के बीच 4 दिन जाते हैं। 30 से 40 के बीच 5 दिन जाते हैं। 40 से 50 के बीच 1 दिन जाते हैं। 50 से 60 के बीच 3 दिन जाते हैं। ये समझ गए आप। तो ये हो गया हिसाब किताब। अब इसका अगर हमें समांतर माध्य निकालना है कि ये जितने बच्चे जो जा रहे हैं वो इसका समांतर माध्य निकालिए कि कितने दिन एग्जैक्टली वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है कि क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है जो लोअर लिमिट है दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0 से 10 है, इसका मिड पॉइंट निकालना है तो 0 + 10/2, तो 10/2 बराबर 5। या 10 और 20 वाला जो है क्लास इंटरवल, इसका मिड पॉइंट निकालना है तो 10 + 20/2, तो 20 × 10 = 30/2 15 हो जाएगा। ऐसे सबका तो 0 से 10 का 5 मिड पॉइंट 5 हो गया। ऐसे 50 से 60 का मिड पॉइंट हो गया 55। तो हमने मिड पॉइंट हम निकाल दिया। अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी सबकी दी हुई है ना, 0 से 10 वाले की 2, 10 से 20 की 6, 20 से 30 की 4, ऐसे। तो वही फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी, अब ये जो मिड पॉइंट हमने निकाला इसको मान लीजिए XI मतलब डेटा पॉइंट, और फ्रीक्वेंसी FI दिया ही हुआ है। तो इस XI को FI से गुणा कीजिए, पुराना याद कीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। तो XI को FI से गुणा करेंगे अब मिड पॉइंट निकालने के बाद में, तो उससे गुणा कीजिए। 5 × 2 10 हो गया, 15 × 6 90 हो गया, 25 × 4 100 हो गया। ऐसे सबको गुणा कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ लीजिए आपस में और ऐसे XI FI को जोड़ लीजिए और पुराना वही वाला फार्मूला लिख दीजिए, x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI FI बटे सिग्मा FI, और फिर ऐसे भाग करके निकाल लीजिए। तो 27.85 इसमें आया है। नया इसमें क्या हुआ, क्लास इंटरवल अगर दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा हर क्लास इंटरवल का, और जो मिड पॉइंट आपने निकाला उसको XI मानना पड़ेगा, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरह। और फिर उसके बाद में उस XI को FI से मतलब फ्रीक्वेंसी से यानी बारंबारता से गुणा कीजिए, इधर लिखिए, फिर बारंबारताओं को योग कर लीजिए और उसके बाद में जो XI FI आया बारंबारता में डेटा पॉइंट का गुणा करने से योग आया उसको जोड़ लीजिए, और फिर बाद में x बार जो निकालना है, माध्य जो निकालना है वो हो जाएगा सिग्मा XI FI बटे सिग्मा FI। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमारा माध्य जो है समांतर माध्य ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके बीच में संबंध ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बड़ा मस्ट है, ये आएगा ही आपके एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान देके देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो यहाँ म्यू को मान लीजिए माध्य, और न्यू ये जो वी के तरह है ना, ये निकला हुआ है चुरकी टाइप का, इसे न्यू कहते हैं। तो न्यू को मान लीजिए मीडियन, थीटा को मान लीजिए मोड, और सिग्मा को मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आगे हम बताएंगे। वेरिएशन का ये स्क्वायर रूट होता है। तो जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे तो इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मानक विचलन इसको कहते हैं। और ये जो वेरिएंस है ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। अभी इसके फार्मूले के लिए ये जान लीजिए। आपके एग्जाम में ये नोट करके लिख लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। इससे संबंधित एक सवाल इसमें ज़रूर आएगा कि क्या कहते हैं, रिलेशन क्या होता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में। तो थीटा माइनस म्यू का मोड का मतलब निरपेक्ष मान हो गया बाई सिग्मा। इसको जो ये है ना आधा ना की तरह दिख रहा है, ये इसको सिग्मा कहते हैं, और ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो थीटा माइनस म्यू बाई सिग्मा जो होता है ये लेस देन इक्वल टू √3 होता है। ऐसे न्यू माइनस म्यू बाई सिग्मा होता है, ये लेस देन इक्वल टू √0.6, और थीटा माइनस म्यू बाई सिग्मा जो होता है इसका मॉडुलस थीटा माइनस म्यू का देख लीजिए लिखा हुआ है, वो लेस देन इक्वल टू √3 होता है। और ये किसी भी तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए म्यू माइनस
न्यू माइनस म्यू बाई सिग्मा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और न्यू म्यू सिग्मा ये सब क्या है, म्यू है मीन मतलब माध्य, न्यू है मीडियन मतलब माध्यिका, थीटा है मोड मतलब बहुलक, और सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मानक विचलन। मानक विचलन अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो ये रिलेशन, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब समझाऊंगा तो मैं आगे ही समझ में ना आ रहा हो तो भी इसको एक पन्ने पे लिख के रट्टा मार लीजिए, ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ये डायरेक्ट सवाल ही पूछ लिया जाएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। या कई बार ऐसे थीटा और म्यू की वैल्यू दे दी और न्यू की वैल्यू पूछ ली, या थीटा सिग्मा की वैल्यू दे दी और म्यू की वैल्यू पूछ ली, या थीटा की 2 की वैल्यू दे के तीसरा की वैल्यू पूछ ली, ऐसे करके अप्रॉक्स वैल्यू। तो ये चीज़ आप जानेंगे, ये सारा रिलेशन, तो आप वो चीज़ कर पाएंगे वहाँ पे। और ये जो एकदम साधारण, एकदम बेसाधारण जो इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। 3 माध्यिका मतलब माध्यिका को 3 से गुणा कर दीजिए और उसमें से घटा दीजिए 2 गुना समांतर माध्य को, तो वो मोड के बराबर आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू होती है एक्चुअली। तो होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम मीडियन पे आएंगे। तो मीडियन पे आएंगे तो ये अपने लेक्चर के पास चलते हैं जहाँ हम कंटिन्यू किए हुए थे। तो माध्य के बारे में हमने आपको, अब वहाँ आप पहुँचे थे, आपको सारी चीज़ें बता दी है माध्य के बारे में। माध्य के बारे में क्या क्या बता दिया आपको कि जो समांतर माध्य होता है उसको कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद में गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उसके बाद में हरात्मक माध्य क्या होता है, इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, ये चर्चा का विषय है। और ये आगे चल के हम चर्चा अभी करने वाले हैं कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में संबंध क्या होता है, ये भी जान लीजिए। ये सब आएगा, इसके बाद में हम मीडियन पे चलते हैं। तो इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है उसको देख लीजिए। और ये सारे सवाल आने वाले हैं, ये मतलब इतना काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो ये जो है अब ध्यान रखेंगे। इन तीनों के बीच जो संबंध होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है। तो ये एन वैल्यूज के लिए भी अगर आप निकालें तो आप निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ सिंपली यहाँ देख लीजिए कि यहाँ मीन मैंने लिखा AM GM HM, मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो ये देखिए कि अगर 2 नंबर हैं, कोई 2 नंबर A और B हैं, तो उनका हरात्मक माध्य अगर हमें निकालना है, तो हरात्मक माध्य निकालना है तो नंबर आप टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2/1/A प्लस 1/B, उसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2AB बाई A प्लस B। तो 2 नंबर अगर A और B हैं, उनका हरात्मक माध्य हमें निकालना है, तो A और B का हरात्मक माध्य हो जाएगा 2AB/A प्लस B। n नंबर अगर हमारे पे दिए हो तो उसके लिए क्या, फॉर n नंबर्स x1 x2 x3 xn के लिए HM मतलब हरात्मक माध्य x1 x2 xn का हो जाएगा n/1/xn 1/x1, ये देख लीजिए हम n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/xn। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ये जान लीजिए। ये फार्मूला जैसे याद रखिए, ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे, उसका हरात्मक माध्य बताइए, उसका गुणोत्तर माध्य बताइए। फार्मूला याद रहेंगे तो तुरंत आप कर पाएंगे। तो आप जो कहते हैं ना कि आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सम्मिलित कीजिए, ऐसे में 50 क्वेश्चन सम्मिलित कर सकता हूँ, अपना खुद ही बनाइए कि एक दे दिया 5, 7, 8, इसका हरात्मक माध्य निकालिए, इसका गुणोत्तर माध्य निकालिए। ऐसे ही सवाल आएंगे। डेटा पॉइंट ज़्यादा दे सकते हैं, थोड़ा क्लिष्ट दे सकते हैं, जो कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल हो, बस इसके अलावा और क्या देंगे। अब रिलेशन समझ लीजिए किसके बीच में, AM GM और HM के बीच में। तो ये मान लीजिए A को AM से लिख देते हैं, और उसके बाद में G को GM लिख देते हैं, और H को HM लिख देते हैं हम। तो AB अगर 2 नंबर है तो इसका AM अगर है तो AM मतलब अर्थमेटिक मीन, तो ये हो जाएगा A प्लस B बाई 2। GM इसका मतलब जियोमेट्रिक मीन AB का, और रूट AB मतलब जितने नंबर होते हैं उनको आपस में प्रोडक्ट करके उसका वो वाला रूट ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्म का। तो AB 2 नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, AB हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। और HM इसका A और B का क्या हो जाएगा, 2AB बाई A प्लस B। अभी ऊपर देखा है ऐसे क्यों होता है। तो इसका रिलेशन अगर हमको निकालना है तो देख लीजिए, A को A से गुणा कीजिए, मतलब समांतर माध्य को गुणा कर दीजिए हरात्मक माध्य से। तो हमने गुणा किया तो ये क्या आ गया, समांतर माध्य को हरात्मक माध्य से गुणा करने पे हमें मिला AB। 2 नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं, n नंबर के बारे में भी आप निकालेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो AB, लेकिन रूट AB होता है G के बराबर, तो AB क्या हो जाएगा, G स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से हमें संबंध क्या मिल गया, AH इक्वल टू G स्क्वायर, मतलब समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य का होल स्क्वायर। तो ये संबंध आप हमेशा याद रखेंगे कि समांतर माध्य को हरात्मक माध्य से गुणा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा स्क्वायर किसका, गुणोत्तर माध्य का। तो इस तरह से गुणोत्तर माध्य बराबर क्या हो गया, गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य। तो ये वाला रूल याद रखेंगे, ये वाला नियम याद रखेंगे कि GM स्क्वायर इक्वल टू AM गुणे HM। तो ये रिलेशन याद रखेंगे। ये पूछा गया था UPPSC के द्वारा जो आयोजित हुआ था, किसका पेपर,
सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 2018 में एक पेपर इन्होंने कराया था। पुरानी वैकेंसी थी, 2018 या 19 में कराया, मुझे सन बहुत एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें ये सवाल पूछा गया था एकदम सेम टू सेम कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच संबंध क्या होता है। तो ये संबंध होता है G² = AH। जी मतलब गुणोत्तर माध्य, A मतलब समांतर माध्य और AH = हरात्मक माध्य। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने बाकी चीज़ें ये हमने आपको जो है बता ही दी है। इस पेज में जो जितने रिलेशन दिए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर आपके। और म्यू का मतलब मीन, न्यू का मतलब मीडियन, थीटा का मतलब मोड हो, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में आगे आपको बताएंगे, हमने आपको पहले ही बताया है, ये चीज़ कही है। और मोड = 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी याद रख लेंगे, याद काम आएगा आपके। तो इस तरह से आपका ये जो है, एक चीज़ और याद रख लें कि अगर आपका जो दिया हुआ डेटा सेट है वो लेफ्ट स्क्यूड है, कि लेफ्ट की तरफ जो डेटा पॉइंट है उनकी वैल्यू कम है, राइट की तरफ वो वाली हैवी डेटा पॉइंट है, तो आपका मीन कम होगा, मीडियन उससे ज़्यादा होगा और मोड सबसे ज़्यादा होगा अगर लेफ्ट स्क्यूड है डेटा। तो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा कम्प्लीटली तो मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होगा। अगर डेटा राइट स्क्यूड है आपका, कि राइट साइड में ज़्यादा डेटा पॉइंट है और लेफ्ट साइड में कंपेरेटिवली कम डेटा पॉइंट है, राइट साइड वाले डेटा पॉइंट की वैल्यू हैवी है और लेफ्ट साइड वाले की कम है, तो वहाँ अगर राइट स्क्यूड है आपका डेटा तो मोड जो है इस स्थिति में सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन उससे कम होगा और मीन सबसे कम होगा। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों ही स्थितियों में ये सेम बात होगी। चलिए, तो ये चीज़ होप सो कि आप ध्यान रखेंगे। और आगे इसमें कुछ बताने भर का हो तो बताता हूँ आपको, नहीं तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ बताया इन्होंने पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के लिए और ऐसे नेगेटिवली स्क्यूड डेटा के लिए। नेगेटिवली स्क्यूड को ये कहते हैं जो लेफ्ट स्क्यूड होता है, और पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए राइट स्क्यूड। और नॉर्मल जो जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं वो होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो होप सो कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। वही चीज़ यहाँ पे एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाई गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि मीन कम्प्लीटली हमने देख लिया है, मीन कंप्लीट हो गया। मीन के तीनों प्रकार जो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और संबंध क्या होता है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य में, ये भी हमने देख लिया। बाकी जो थीटा और म्यू के टर्म में अलग अलग जो संबंध है उसका फार्मूला भी हमने बता दिया कि अगर वो बहुत ज़्यादा समझ में ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से समझाऊंगा, चूँकि उसके लिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पिक्चर मैं साथ में रखूँगा और उसमें समझाऊंगा। लेकिन समझ में ना भी आए तो आप रट्टा मार के रखिए उस चीज़ को, चूँकि उससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि 2 की वैल्यू दे दी, तीसरा का अप्रॉक्स वैल्यू पूछ लिया या वो संबंध ही पूछ लिया 4 ऑप्शन देके, तो वो चीज़ याद रखेंगे आप। अब माध्यिका के पास आते हैं। तो माध्यिका पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि माध्यिका क्या होती है। मिडिल वैल्यू होती है दिए गए डेटा सेट की। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन obtained आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो जो मिडिल मोस्ट होता है डेटा को पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये ध्यान रखें कि कोई दिया गया डेटा है तो उसी डेटा में से मिडिल मोस्ट ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे डेटा को। और ये आप पर है कि आप आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही क्रम में सजाते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। लेकिन पहले इन दोनों में से किसी एक क्रम में आपको डेटा को सजाना पड़ेगा, तभी आप वो मिडिल मोस्ट टर्म निकाल पाएंगे, ऐसे रैंडम नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दिए गए डेटा सेट का जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। उसके बाद में उसका मिडिल मोस्ट टर्म हो, जो बीचों बीच का टर्म हो, उसे उठा लीजिए, वही आपका हो जाएगा मीडियन। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि ये डेटा सेट यहाँ एग्जाम्पल में हमने दिया है 7, 4, 6, 3, 8। इसका अगर हमें आपसे मीडियन पूछें तो बड़ा आसान है। सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा सजेगा। 3 सबसे छोटा है, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8 सजाए हमने। 3, 4, 6, 7, 8। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। तो इसका बीचों बीच का टर्म कितना होगा? 2 टर्म इधर निकाल दीजिए, 2 इधर, तीसरा वाला टर्म बीचों बीच का हो जाएगा, वो टर्म क्या है? 6 है। तो इसका जो है मीडियन हो जाएगा 6। अब मीडियन को निकालें कैसे? अब मीडियन क्या है, कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। कैसे निकालें ये देख लीजिए। तो मीडियन निकालने के लिए भी 2-3 तरीके, मतलब 2 तरीके हैं। अगर डेटा आपका ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, मतलब डेटा की ग्रुपिंग नहीं की गई है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, डेटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेप 1 के तहत। मतलब उसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लीजिए। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए कि अभी हम फार्मूला डिसाइड करने जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म उसमें फिर ज्ञात कर लीजिए। एन उसे मैंने मान लिया अभी। तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मीडियन में आपको ये पता करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हैं उनकी संख्या
इवन है मतलब सम है, या एन मतलब ओड है या विषम है। तो अगर सम है टोटल नंबर ऑफ टर्म तो फार्मूला अलग है, अगर विषम है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कुल यानी कुल पदों की संख्या तो फार्मूला अलग है। अगर पहला केस कि अगर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है डेटा सेट जो आपके पास पड़ा हुआ है जिसका माध्यिका निकालना है आपको, वो सम है, वो विषम है मतलब वो ओड है। तो अगर विषम है तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी एन मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए उस वाले टर्म की वैल्यू। अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हैं, 7 हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए डेटा सेट में, तो 7 में एक जोड़ तो 7 बराबर एन हो गया, एन बराबर 7 हो गया, तो उस एन में एक जोड़िए एन प्लस 1 बटे 2 उस वाले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। तो एन प्लस 1 बटे 2 है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, एन प्लस 1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं ऑड मतलब विषम। तो 7 अगर डेटा पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल तो 7 + 1 बटे 2 तो 8 बटे 2 मतलब चारों पद का जो मान हो जाएगा वही हो जाएगा मीडियन। समझ गए। दूसरा वाला केस है कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो है इफ़ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो मीडियन क्या होगा, तो एन इवन के केस में मीडियन आपका हो जाएगा n/2वें ऑब्जर्वेशन का मान प्लस n/2 प्लस 1वें ऑब्जर्वेशन का मान, ये दोनों आपस में जोड़िए और फिर उसे 2 से भाग कर दीजिए। तो अगर एन इवन है तो मीडियन ऐसे निकाला जाएगा कि पहले एन इवन है, मान लीजिए 6 है एन की वैल्यू, तो 6/2 मतलब 3वें पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1वें मतलब 6/2 3 और प्लस 1 मतलब 4वें पद का मान। तो अगर किसी दिए गए डेटा सेट में 6 पद हैं और उसका मीडियन हमको निकालना है तो 6/2 मतलब 3वें पद का मान प्लस 4वें पद का मान दोनों को आपस में जोड़िए और फिर 2 से भाग कर दीजिए। जितना आया उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वही जो वैल्यू जो आ गया वही जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मीडियन, अगर पदों की संख्या सम है उसके लिए। तो मीडियन अगर अनग्रुप डेटा है तो उसके लिए ये हो गया। अगर ग्रुप डेटा है तो मीडियन के लिए फार्मूला बहुत बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो नहीं पूछा जा सकता, उसका डायरेक्ट फार्मूला जरूर पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में हमको बता देंगे, या आप गूगल करके भी वो चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे आमतौर पे निकालने के लिए ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सीन होता है। समझ गए आप। तो इस तरह से हमारा मीडियन कंप्लीट हो गया। अब अगर यहाँ डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होता कि आपको आंसर लिखने हैं बाकायदा, तो वहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए मीडियन पूछा जा सकता था, नहीं तो वैसे केवल अनग्रुप डेटा के लिए पूछने जाने की संभावना है, क्योंकि ग्रुप डेटा के लिए एक सिंगल क्वेश्चन आपसे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले लेगा और इतना बड़ा प्लेस पे वो लिखने में भी काफ़ी समय लगेगा, वो क्वेश्चन डिजाइन करने में भी मुश्किल होगी उनको। तो अनग्रुप्ड वाला ही आएगा, आई एम प्रेटी मच श्योर। तो अब ये मीडियन के बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं हम कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन जो है अनग्रुप डेटा के लिए हम देख लेते हैं। मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि दिए गए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ 13, 34, 38, 43, 46, 51 और 54, इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले ये यहाँ पे यहीं चले आइए, क्या यहाँ जो हम जहाँ पढ़ रहे थे यहीं पे आपसे मीडियन निकालने के लिए हमने बोला है कि दिया गया डेटा सेट है, देखिए 46, 51, 54, 34, 38, 43, 13, इसका मीडियन क्या होगा ये निकालने के लिए पूछा है। तो इसका मीडियन देखिए हम यहाँ निकालते हैं, इसका मीडियन यहाँ पे ये निकालते हैं और फिर आप इस चीज़ को समझ भी जाएंगे अच्छे से और आसानी हो जाएगी। कहाँ चला गया ये? जी हाँ, ये तो ये डेटा अनग्रुप्ड है और वो अभी दिखाया था आपको क्वेश्चन में, तो उसी का सोल्यूशन ये हमने किया है इसमें। 13, 34, 38 जो पहले था, जो दिया गया डेटा सेट था उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो पहले 13 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 38, फिर 43, फिर 46, फिर 51, फिर 54। टोटल नंबर ऑफ टर्म गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 7 हैं। 7 क्या है? ऑड है, विषम है। तो फिर इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n+1/2 टर्म का वैल्यू। तो 7 + 1 बटे 2वें पद का मान, तो 7 + 1 मतलब 8 बटे 2 मतलब 4वें पद का मान। और 4वें पद का मान क्या है? 4वें पद इसमें कौन है? 1, 2, 3, 4, 4वां पद है 43, बीचों बीच आ रहा है। तो इसी ये 43 जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। समझ गए। लेकिन दूसरा केस है कि अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो है वो सम है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? तो सम अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है तो उसके लिए मीडियन हो जाएगा 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, मतलब n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन
ये दोनों आपस में जोड़ लीजिए और फिर इसे 2 से भाग कर दीजिए। तो अगर संख्या सम है तो उसके लिए ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में इसको भी समझाया। मीडियन आप 14, 23, 26, 12, 8 और 32। तो इसका मीडियन निकालना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6 इवन टर्म्स हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो 8, ये जो ऊपर का डेटा दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 8 हो जाएगा, 12, 14, 23, 26, 32। अब हियर n = 6 है, 6 है, तो ये हो गया इवन सम संख्या। इसका मीडियन निकालना है तो फिर सबसे पहले क्या आएगा? 1/2। तो 1/2 आगे लिख दीजिए। फिर n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो n/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 6/2, मतलब तीसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मतलब तीसरे पद का मान, प्लस n/2 + 1 मतलब 3 + 1 मतलब चारों पद का मान। तो तीसरे पद का मान प्लस चारों पद का मान, ये क्या हो गया? तीसरे पद का मान इसमें क्या है? 14 है और चारों पद का मान 23 है। तो 14 को 23 में जोड़ दीजिए। 14, 23, 37 हो गया। इसका 1/2 निकाल दीजिए। तो 37 का 1/2 हो जाएगा 18.5। तो इसके मीडियन की वैल्यू जो दिया गया डेटा सेट है 14, 23, 26, 12, 8 और 32, इसके जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 18.5। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे कि मीन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया, मीडियन कैसे निकालेंगे इसको भी डिस्कस कर लिया हमने बहुत डिटेल में। और मीडियन का जो ग्रुप डेटा वाला अनग्रुप डेटा है इसके बारे में हमने सीख लिया है। अनग्रुप जिसका जो ग्रुप डेटा है उसका फार्मूला याद रख लीजिए, तो वही मोर देन इनफ है। वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि उसको निकालने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और यह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है या डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। इसका फार्मूला क्या है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ तुरंत। तो अगर ये देख लीजिए, अगर ग्रुप डेटा है मतलब और उसका मीडियन निकालना है किसी ग्रुप डेटा का, तो उसके लिए फिर ये हो जाएगा फार्मूला L प्लस और इन ब्रैकेट n/2 - CF/F इंटू H। और इसका मतलब क्या क्या है ये देख लीजिए। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। जब ग्रुप डेटा का मतलब होता है कि क्लास इंटरवल बना हो डेटा के अंदर। कैसे? जैसे अभी हमने समांतर माध्य के केस में समझाया था, आप वीडियो को पीछे जाके पहुँच सकते हैं वहाँ पे, कि ग्रुप दिया हुआ था वहाँ पे। तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसा ग्रुप दिया हुआ था। तो ऐसे डेटा दिया हुआ है, उसका अगर मीडियन निकालना है, उसका माध्य निकालना, तो बड़ा आसान था कि वो जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, उसे xi मानिए, फिर बारंबारताओं से गुणा करते जाइए और फिर उसे जोड़ के और इसे सिग्मा xi fi/सिग्मा fi कर लीजिए और समांतर मान निकल आए। पर माध्यिका के लिए ये कई सारे टर्म यहाँ बीच में आ जाते हैं। अगर ग्रुप डेटा है तो फिर उसका उसमें क्लास इंटरवल होंगे, तो क्लास इंटरवल में L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास चुनना पड़ेगा। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब कितने सारे ऑब्जर्वेशन हैं आपके उस डेटा में, वो मतलब सिग्मा f। और CF होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। f होगा f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और s क्लास साइज, एज्यूमिंग द क्लास साइज टू बी इक्वल। तो फिर उसके बाद में h जो होता है क्लास साइज होता है। क्लास साइज की जैसे 0 से 10 तो क्लास साइज ऐसे वहाँ पे निकालते चले जाते हैं। क्लास साइज निकालने के लिए होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये फार्मूला होता है किसका निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए, अगर डेटा ग्रुप्ड है तो ये अब ये काफ़ी बड़ा होता है। और अगर डेटा ग्रुप है तो उस ग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन देने के लिए बाकायदा एक टेबल बनानी पड़ेगी उनको, तो बड़ा सा क्वेश्चन होगा। फिर इतने फार्मूलाज का यूज़ करके वहाँ निकालना होगा, तो 4-5 मिनट, 3 मिनट, कम से कम 4 मिनट एक सिंगल क्वेश्चन के लिए लग जाएगा। और पता चले 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे सवाल ना के बराबर ही पूछे जाएंगे। ग्रुप वाला अगर आपको पता है मीडियन में तो बिल्कुल मोर देन इनफ है, आपका हो जाएगा काम। और मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इधर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला आपको बता दिया कि आप ध्यान रखेंगे अगर मन है तो इस तरह से हमने देख लिया कि ग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला है उसका मीडियन निकालने का वो क्या है, mm = L प्लस n/2 - CF/F इन वो ब्रैकेट में ये, और उसको s से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो क्लास इंटरवल है। तो इस तरह से निकल आता है हमारा ग्रुप डेटा के लिए माध्यिका। लेकिन उसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या होता है, ग्रुप डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है उसके लिए फिर क्लास इंटरवल डिफाइन करना होता है, मतलब जो इंटरवल कौन सा जिसमें माध्यिका आता है पॉइंट। और उसके बाद में फिर बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो वो थोड़ा लंबा होता है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको ऐसे और कर रहा हूँ, तो इसलिए ये अपने लेक्चर में उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन वो केवल माथापच्ची करना है बस, सवाल नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका कैलकुलेशन कंपेरेटिवली थोड़ा कठिन है। कठिन का मतलब ये है कि लेंदी हो जाता है, इतना हैंडी कैलकुलेशन नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा मीन खत्म हो गया और मीडियन के बारे में हमने बता दिया। अब हम आ जाते हैं मोड पे। मोड को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि द वैल्यू व्हिच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा सेट, जो दिए गए डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं मोड। तो द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए मोड ऑफ द डेटा। कई बार आपको बताया, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। मोड भी कई तरह से निकाले जाते हैं। एक जैसे अनग्रुप डेटा हो गया, अगर डेटा ग्रुप नहीं है तो बड़ा आसान है।
दिया गया जो डेटा सेट है आसानी के लिए वो दिए गए डेटा सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो डेटा पॉइंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो एक के किनारे किनारे ऐसे आता चला जाएगा, तो वो आपको के लिए विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो दिए गए डेटा सेट में जो डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा बार आ जाएगा वही आपका हो जाएगा मोड। अब मान लीजिए कि कोई डेटा सेट आपके पास ऐसा है कि जिसमें 20 पॉइंट हैं या n पॉइंट है मान लीजिए, और सारे n पॉइंट अलग अलग हैं, तो मोड क्या होगा जी? तो उसमें कोई मोड नहीं होगा। तो उसमें अगर आए कोई डेटा पॉइंट आपको दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मोड क्या होगा? तो फिर विकल्प अलग अलग दिया रहे कि 1 2 3 या 4, या फिर अगला विकल्प दिया रहे इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऐसा डेटा सेट जिसमें सारे डेटा पॉइंट यूनिक हों तो उसका कोई मोड नहीं होता। फिर यूनी मॉडल क्या होता है? यूनी मॉडल का मतलब ऐसा डेटा सेट जिसमें एक ही मोड पाया जाए, मतलब कोई ऐसा डेटा सेट हो जिसमें एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आए, बाकी सब उससे कम बार आए, तो एक हो गया। अब ऐसा भी बाई मॉडल ऐसे डेटा सेट आपको मिल सकते हैं जिसमें 2 मोड हों। वो कैसे होगा कि कोई डेटा सेट आपको दे दिया, उसमें 2 नंबर्स हैं, 2 डेटा पॉइंट ऐसे हैं जो समान बार आ रहे हैं, लेकिन वो बार एक से अधिक है। जैसे 2 डेटा सेट हैं जो 2 बार आ रहे हैं या दोनों एक साथ 3 बार आ रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं दोनों जो होंगे डेटा पॉइंट, वो दोनों मोड हो जाएंगे वो डेटा के। ऐसे मल्टी मॉडल होते हैं जिसमें 2 से भी ज़्यादा मोड होते हैं। तो आप होप सो कि आप जान गए होंगे, मैंने एग्जांपल के थ्रू भी इसमें समझाया कि देख लीजिए। मोड को समझने के लिए इसका मोड का फुल फॉर्म है, ये ट्रिक है एक कि मोड का मतलब मोस्ट ऑफन डेटा इंटर्ड के दिए गए डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा बार आया है जो डेटा सेट वही होता है मोड। तो मोड आप ये दिया हुआ है 1 2 3 5 5 6 7 2 3 2 4 2 6 7 5, इसका मोड निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको अपने सुविधा के लिए इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। अगर टाइम है आपके पास, नहीं तो वैसे देख पा रहे हैं एग्जाम हॉल में तो आप ऐसे गोला करते जाना, जैसे कोई जो इजली आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा सबसे ज़्यादा बार, तो उसे गोला करते जाना, तो गिन लीजिए, फिर उसे वो डेटा पॉइंट को गिन लीजिएगा तो वो आसान हो जाएगा देखना। तो इस डेटा सेट में आप देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, कितने बार? 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 4 बार आया है तो 2 हो जाएगा इसका मोड, बाकी 2 से कम बार आए हैं। अब मान लीजिए इसी डेटा सेट में 5 जो है संख्या ना, वो भी 4 बार आती, तब क्या होता? तब 2 भी मोड होता, 5 भी मोड होता, तो ये बाई मॉडल हो जाता। अब मान लीजिए इसमें 4 जो संख्या है वो भी 4 बार आता, 2 भी 4 बार आता, 5 भी बार आता, 4 बार आता, तो ये क्या हो जाता है? मल्टी मॉडल हो जाता है। उसमें 2 भी मोड होता, 4 भी मोड होता और 5 भी मोड होता। तो होप सो ये बात आप समझ गए होंगे। यूनी मॉडल ये समझाया, डेटा सेट विद यूनिक मोड, बाई मॉडल डेटा सेट विद 2 मोड्स, मल्टी मॉडल मतलब डेटा सेट विद मैनी मोड्स, जो 2 से भी ज़्यादा इसमें मोड है। इफ ऑल द डेटा पॉइंट्स आर यूनिक इन गिवन डेटा सेट देन नो मोड, कि किसी दिए गए डेटा सेट में अगर सारे डेटा पॉइंट यूनिक है तो उसमें कोई मोड नहीं होगा। तो होप सो कि ये बात आप समझ में गए होंगे। अब लास्ट में मैंने एक रिलेशनशिप मीन मीडियन मोड, इसको मैंने लिख दिया चूँकि इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में। तो 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, या 2 मीन को उधर लेके जाइए आप, राइट साइड में लेके चले जाइए, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, ये काम आएगा। तो इस तरह से हमारा मीन मीडियन मोड मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। और ये ऐसा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, उस 30 में से 3 सवाल आएंगे, तो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हो गया इसका। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस चीज़ को और ऐसे कंठस्थ कर लीजिए। अब ऐसे ये जैसे अभी हमने मोड पढ़ा, तो मोड अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा। अगर ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालना हो तो ऐसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का दिया हुआ है कि 10 3 बार आया है, 15 10 बार आया है, 20 4 बार आया है, 25 8 बार आया है, 35 6 बार आया है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता कि एक डेटा पॉइंट जो जिसके सामने वो लिखा हुआ वो कितनी बार आया है। तो इसका अगर मोड निकालना हो तो क्या कहेंगे, कितना होगा? तो 15 कितने बार आया है जी? 15 10 बार आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? इसका मोड हो जाएगा 15, चूँकि 15 सबसे ज़्यादा बार आया है। बाकी 10 3 ही बार आया है, 20 4 ही बार आया है, 25 8 ही बार आया है, 35 6 ही बार आया है, तो बाकी कोई मोड नहीं होगा। ये यूनी मॉडल है, ये डेटा सेट दिया गया, इसमें 15 मोड है। अब मान लीजिए इसमें जो 20 लिखा हुआ है ये भी 10 बार आता, तो ये बाई मॉडल हो जाता, 15 भी मोड हो जाता, उस स्थिति में 20 भी मोड हो जाता। या मान लीजिए इसमें जितने भी डेटा पॉइंट दिए हुए हैं 10 15 20 25 और 35 सब एक ही बार आता है। ये 5 में सबके सामने एक लिखा होता, तो इसमें कोई मोड नहीं होता, ये क्या हो जाता फिर? नो मोड वाला। तो होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये मीन मीडियन मोड वाला जो कंसेप्ट है आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, इससे संबंधित और वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका बनेगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का, और साथ में इंडियन स्टैटिक्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, 3-4 दिन में मिल जाएगा। और आप उससे मैं वादा कर रहा हूँ कि 10 मई के पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तब तक और भी बाकी सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। और कुछ चीज़ें जैसे बाय द वे कई बार आप होता है कि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा अभद्र भाषा या कुछ ऐसे बातों का प्रयोग करते हैं कमेंट में, आप वो थोड़ा अच्छी नहीं लगती। तो ध्यान रखें कि अपना जब कमेंट लिखें, कुछ भी लिखें, तो अब भाषा की मर्यादाओं का ध्यान रखें। और अपनी बात भी अगर दर्ज करानी हो, कोई की कोई बात उससे आप सहमत ना हो, तो उसकी भी एक मर्यादा होती है भाषा की, उसका ध्यान रखें। और इसी बात के साथ में मैं
ये वाइंड अप करूँगा लेक्चर। और एक चीज़ और आपको एडवांस में दे रहा हूँ, जैसे बाई मॉडल अगर डेटा सेट है तो उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 2 3 3 4 6 7 3 2 4 2, ये बाई मॉडल डेटा है। इसमें 2 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, देख लीजिए आप। तो इसमें 2 मोड हैं, 2 और 3 ऐसे। एक सेट मैंने नीचे दिया 1 2 8 17 23 25, इसमें जितने भी नंबर है हर यूनिक हैं, तो इसमें नो मोड होगा। तो अब यही हो गया पूरा कंप्लीट लेक्चर। अब यहीं से हम जो है वाइंड अप कर रहे हैं, अपना लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, कंप्लीट लेक्चर ये पूरा हो गया है। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ है लेकिन लेक्चर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं जो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालें या ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालें, मैं कह रहा हूँ आपको कि ऐसा आएगा नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि ग्रुप डेटा वाला जब होगा तो उसके लिए उनको टेबल बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल पूरा बड़ा सा देना पड़ेगा, तो वो अवॉइड करते हैं। अनग्रुप के लिए ही अगर थोड़ा क्लिस्ट करके नंबर वगैरह वो दे देते हैं तो आसान हो जाता है। तो आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन बनाऊंगा तो उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल करके बना दूंगा। बाकी ये पूरा लेक्चर कंप्लीट है, इसके अलावा इसके इतर कहीं कुछ नहीं आना। आपने ये वीडियो इतना धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे अपना स्नेह इस चैनल के ऊपर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।